मेरा नाम है रोहित सिंह। अभी तक आपने अपने चैनल RSR हॉट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर ले। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्ञान बिंदु GS एकेडमी, जिनके डायरेक्टर है रोशन आनंद सर, जिसमें से बायोलॉजी पढ़ाया जा रहा है बिट्टू झा सर के द्वारा। ये बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 80 है। और इसमें आज हम लोग देखेंगे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन यानी कि पर्यावरण प्रदूषण देखेंगे। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 से लेकर 17 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव है सब पे एक एक वीडियो अपलोड है। आप नहीं देखें तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से बारीकी से देख लीजिए। इसके बाद बायोलॉजी अब ये समाप्त होने वाला, इस वीडियो के बाद बायोलॉजी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री का देखेंगे। केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 हो गया पढ़ाई, उसका भी ऑब्जेक्टिव जस्ट जल्दी अपलोड कर देंगे। और कुछ बता दें दोस्तों कि इससे पहले हम लोग बिहार दरोगा के लिए जो स्टैटिक जीके का है, ठीक है, जहाँ से सभी बच्चे प्रश्न छोड़ देते हैं वहाँ से हम लोग उसको कवर करेंगे, जिसमें हम लोग स्टैटिक जीके का पार्ट देखेंगे। पार्ट 1 हम अपलोड कर दें, जिसमें लोकनीति पूरा का पूरा ट्रिक से है। आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, पूरा का पूरा लोकनीति आपके दिमाग में छप जाएगा, कभी भी आपको भूलने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद बता दें कि इसे बिहार के लिए, ठीक है, बिहार के लिए समान परिचय जो होता है ये भी आपके लिए पूरा ट्रिक से आपके लिए वीडियो में अपलोड है। आप देख लीजिएगा, वीडियो के प्लेलिस्ट में होगा ट्रिक से, और ट्रिक करके एक प्लेलिस्ट बनाओ, वहाँ से आप देखिएगा, उसमें ये भी है। एक बार ये वीडियो देखिए बिहार का, ठीक है, पूरा का पूरा बिहार आपके दिमाग में छप जाएगा। इस तरह से हम बताए हुए हैं, इससे आपके दिमाग पे ज़रा भी लोड नहीं पड़ेगा कि हमको याद करना है, कैसे याद होगा, नहीं याद होगा। याद करने के लिए कुछ नहीं, पूरा का पूरा दिमाग में आप में छप जाएगा। और बता दें कि इसमें हम लोग बात किए हैं जो भी सामान जो होता है लिंगानुपात का, ये सब का हम लोग बात किए हुए, खनिज का, पाइराइट का, रामसर साइट का, ये सब का इसमें बात किए हुए हैं। चलिए तो आज का देखते हैं, हम लोग शुरू करते हैं हम लोग का चैप्टर नंबर 80। शुरू करने से पहले बता दें कि इसमें टोटल 151 प्रश्न, तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, तो वीडियो के लास्ट तक के जरूर बने रहिए। चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पर्यावरण के अजैविक घटक जैसे वायु, जल, मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक लक्षणों में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ये प्रदूषण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रदूषण। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक नहीं है? तो ये प्लास्टिक नहीं है। कौन नहीं है? प्लास्टिक नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन जैव अनमनीकरणीय प्रदूषक है? तो ये भारी धातु भी होगा, रेडियो सक्रिय तत्व भी होगा और शीशा भी होगा, यानी कि इनमें से यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर लीजिए, इनमें से सभी होगा। क्या होगा? इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा एक प्राथमिक प्रदूषक नहीं है? तो प्राथमिक प्रदूषक जो ये पेन नहीं है, PAN पेन नहीं। तो यहाँ पेन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। क्या होगा? पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, फ्लाई एश का मुख्य उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो ये कोयला आधारित ताप विद्युत ग्रिड से होता है। कोयला आधारित ताप विद्युत ग्रिड से होता है। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी में संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? इनमें से कौन सा सही है? तो पहला है, यह त्रासदी 2-3 दिसंबर 1985 को हुआ था। जी नहीं, ये 1984 को हुआ था। कब हुआ था? ये 1984 को। तो ये तो गलत हो जाएगा। उसके बाद, यह त्रासदी भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन जो मूल रूप से कीटनाशक दवाओं का उत्पादन करता था, उससे जहरीली गैस रिसने के कारण हुआ था। जी हाँ, ये तो सही है, यानी कि एक अभी सही, 2 सही है, 1 गलत है। तीसरा का रिसाव वाला जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट था, जिसका रासायनिक शुद्ध CH3CNO है। तो जी हाँ, तो इसका हो जाएगा 2 और 3 सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए से इनमें से कौन सा एक सही है? तो पहला है, वायुमंडल में पाई जाने वाला 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक के सूक्ष्म कणों को एरोसोल कहा जाता है। जी हाँ। उसके बाद, एरोसोल से बड़े आकार वाले ठोस कणों को धूल कण कहा जाता है। जी हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 तथा 2 दोनों सही।
अगला प्रश्न देखेंगे 6 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक से कितने प्रदूषककारी तत्वों पर विचार किया गया था? तो ये 8 किया गया था। अगला प्रश्न है केंद्रीय प्रदूषक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1974 को हुआ था। और केंद्रीय प्रदूषक नियंत्रण बोर्ड का जो ये मुख्यालय है ये कहाँ है? दिल्ली है। ये भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है केंद्रीय प्रदूषक नियंत्रण बोर्ड ने राष्ट्रीय व्यापक रूप गुणवत्ता मापदंड में कितने प्रदूषक को शामिल किया है? तो ये 12 को किया है। अगला प्रश्न निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? कौन सा कथन सत्य है, यानी कि कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी की सतह को गर्म एवं रहने योग्य बनाती है। जी हाँ, बिल्कुल ये सही है। उसके बाद मानव जनित ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन ग्लोबल वार्मिंग हेतु जिम्मेदार है। जी हाँ, ये भी सही, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 तथा 2 दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है वैश्विक तापन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन है? तो ये जैसे देखिए इसका हो जाएगा CO2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए वैश्विक रूप से देखा जाए तो पहले CO2 है, ठीक है, 60%। उसके बाद मीथेन होता है CH4, उसके बाद फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन युक्त गैस, उसके बाद N2O होता है, ठीक है। तो क्या क्या होता है ध्यान में रखिएगा। यहाँ सबसे पहले CO2 होगा, ठीक है। CO2 के बाद हो जाएगा CH4 जिसे हम मीथेन बोलते हैं, CH4 हो जाएगा। उसके बाद फ्लोरीन युक्त गैस हो जाएगा, उसके बाद N2O हो जाएगा, ठीक है। तो कार्बन कितना होता है? ये CO2 कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड? ये होता है 60% होता है, ठीक है। उसके बाद CH4 जो होता है ये 20% होता है। उसके बाद जो फ्लोरीन युक्त गैस जो होता है वो 40% होता है। उसके बाद N2O होता है ये 6% होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न कार्बन डाइऑक्साइड CO2 नाइट्रस ऑक्साइड जिसको N2O कहते हैं, ठीक है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको CFC बोलते हैं, ठीक है। और मीथेन गैस का ग्लोबल वार्मिंग प्रति अपेक्षिक योगदान है। तो ये है CO2 हो जाएगा, CH4 हो जाएगा, N2O हो जाएगा और CFC हो जाएगा, ठीक है। CFC हो जाएगा। इसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। पहले क्या हो जाएगा? CO2 हो जाएगा, उसके बाद CH4 हो जाएगा, उसके बाद N2O हो जाएगा, उसके बाद CFC हो जाएगा। CFC को क्या कहते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ये नाइट्रोजन नहीं है। कौन है? नाइट्रोजन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखेंगे वायुमंडल कार्बन जब तटीय एवं समुद्री परितंत्र में जमा हो जाता है तो, ठीक है, जमा हो जाता है तो उस कार्बन को किस नाम से जाना जाता है? तो उस कार्बन को ब्लू कार्बन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ब्लू कार्बन के नाम से। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान में रखेंगे क्या से वायुमंडल कार्बन जब तटीय एवं समुद्री परितंत्र में जमा हो जाता है तो उस कार्बन को ब्लू कार्बन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और काला कार्बन जो है यहाँ पे काला कार्बन को हम लोग कालिक धुआं से स्थित कार्बन में होता है, ठीक है। जो काला कार्बन होता है वो कालिक धुआं से जो होता है ना उसको कहते हैं, ठीक है, कालिक धुआं से स्थित कार्बन को। और ग्रीन कार्बन किसको कहते हैं? जो यहाँ पे है ग्रीन कार्बन किसको कहते हैं? जो प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग आता है उसको ग्रीन कार्बन कहते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए से इसमें से कौन सा कथन सही है? तो पहला है काला कार्बन तथा ग्रीन कार्बन प्रकाश संश्लेषण कर वैश्विक तापन में सहयोग देता है। जी नहीं, ये आपको हम अभी ही बताए हैं, तो ये हो जाएगा हमारा गलत। उसके बाद दूसरा का क्या है? ग्रीन कार्बन तथा ब्लू कार्बन वातावरण से ग्रीन हाउस गैस को कम करने में मदद करता है। जी हाँ, तो ये केवल 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हरित ग्रह नहीं, सॉरी, यहाँ पे हरित गृह होगा, ठीक है।
थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ गिरी कर लीजिए, ठीक है। तो हरित गृह प्रभाव तथा ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने के लिए कौन सा उपाय किया जाना चाहिए? तो इसमें उपाय करना चाहिए, जीवाश्म ईंधन को कम करना चाहिए, वृक्षारोपण में वृद्धि तथा उन वनोन्मूलन में कमी और ऊर्जा दक्षता में सुधार, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, कार्बन क्रेडिट एक व्यापार योग्य प्रमाण पत्र है जो धारक को कितना कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का अधिकार देता है? तो ये जो अधिकार देता है ये 1 टन का देता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1 टन। आगे देखेंगे, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये हो रहा है सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए से इनमें से कौन सा सही है? तो पहला, लघु तरंगे के लिए हरित गृह गैस एक आवरण का काम करती है, यह इन तरंगों को नहीं गुजरने देता। जी नहीं, ये गलत है, गुजरने देता। उसके बाद आगे है, दीर्घ तरंग हरित गृह गैसों से पारगम्य हो जाती है। जी नहीं, ये भी गलत है, इसका हो जाएगा ना तो 1 और ना ही तो 2। आगे देखेंगे, किस वर्ष यह प्रकाश में आया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC समताप मंडल के ओजोन के औसत सांद्रण में कमी ला रहा है? तो ये 1974 में, इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, अंटार्कटिका के ऊपर बने ओजोन छिद्र का पता लगा था, कब लगा था? तो 1985 में। और कौन लगाया था? तो जोसेफ फार्मन, जो ब्रिटिश थे, ठीक है। कब पता लगा था? तो 1985 में। कौन पता लगाया था? तो जोसेफ फार्मन। कौन? जोसेफ फार्मन। ये कहाँ के थे? ये ब्रिटिश थे। कौन थे? ब्रिटिश थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, वैज्ञानिकों की टीमों में कितने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था? तो ये पता लगाया था ब्रिटिश टीम, जो अभी आपको ऊपर ही बताए, ठीक है, ब्रिटिश टीम। और कौन लगाया था? तो जोसेफ फार्मन ने लगाया था। कौन लगाया था? जोसेफ फार्मन ने लगाया था। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, एक डॉप्सन यूनिट शुद्ध ओजोन के कितने मोटाई के बराबर होता है? तो ये 0.01 mm का, 0.01 mm का, ठीक है। और ये ध्यान में रखेंगे, इस डॉप्सन यूनिट है, यहाँ पे डॉप्सन यूनिट जो काम में आता है, ये ओजोन परत की मोटाई नापने में काम आता है, ठीक है। ये भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये पूछा जाएगा कि ओजोन परत की मोटाई नापने में क्या काम आता है? तो डॉप्सन यूनिट। कौन सा? डॉप्सन यूनिट। आगे देखिए, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत सूर्य से आने वाले किस प्रकार के खतरनाक विकिरण को रोकता है? तो ये रोकता है, पराबैंगनी ए को भी रोकता है और पराबैंगनी सी को भी रोकता है, ठीक है। तो इसका ए और सी दोनों होगा, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। पराबैंगनी ए को भी रोकता है और पराबैंगनी सी को भी रोकता है। इसका हो जाएगा ए प्लस सी दोनों हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इनमें से कौन सा कथन सही है? तो पहला है, ओजोन छिद्र वास्तव में कोई छिद्र नहीं है। जी हाँ, ओजोन छिद्र है, ये वास्तव में कोई छिद्र नहीं, बस परत उसका जो होता है वो पतला हो जाता है। उसके बाद, अंटार्कटिका से ओजोन परत के क्षरण को ओजोन छिद्र की संज्ञा दी जाती है। जी हाँ, ये भी सही। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है सी सही हो जाएगा, 1 तथा 2 दोनों सही। आगे देखेंगे, ओजोन विघटनकारी क्षमता के आधार पर पदार्थों का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम जो हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलांस, उसके बाद मिथाइल ब्रोमोमीथेन, उसके बाद हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसके बाद हैलांस हो जाएगा, उसके बाद मिथाइल ब्रोमोमीथेन होगा, उसके बाद हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, ठीक है।
अगला प्रश्न देखेंगे, अंटार्कटिका के ऊपर सर्वाधिक ओजोन क्षरण अथवा ओजोन छिद्र बनने का क्या कारण है? तो इसका हो जाएगा ध्रुवीय भंवर भी हो जाएगा, ठीक है, ध्रुवीय समतापमंडलीय बादल भी हो जाएगा, क्लोरीन भी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, पदार्थों के उस समूह की पहचान करें जिसमें प्रत्येक में ओजोन विघटनकारी पदार्थ एवं हरित गृह गैसीय पदार्थ दोनों का गुण हो। तो वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन में और कार्बन टेट्राक्लोराइड और हेलांस एवं मिथाइल ब्रोमोमीथेन में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। थोड़ा यहाँ पे कॉमा हो जाएगा, ठीक है, कार्बन टेट्राफाइड। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा समझौता संधि ओजोन, यहाँ सरण नहीं क्षरण होगा, ठीक है, क्षरण को नियंत्रित करने से संबंधित है। तो ये वियना कन्वेंशन 1985 भी हो जाएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 भी हो जाएगा और किगाली समझौता 2016 ये भी हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा किसके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है? तो ये जो होता है अम्लीय वर्षा, ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, इसी के कारण ये अम्लीय वर्षा होता है, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा हेतु जिम्मेदार कौन कौन गैस है? तो ये सल्फर डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है और फार्मिक अम्ल भी है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा हेतु जिम्मेदार फार्मिक अम्ल का निर्माण किससे होता है? तो ये जंगल की आग से बायोमास का दहन, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। और फार्मिक अम्ल से कुछ याद आ रहा है? चींटी के डंक में क्या पाया जाता है? लाल चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल ही पाया जाता है, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, वर्षा जल का पीएच मान कितना से कम होने पर उसे अम्ल वर्षा कहा जाता है? तो 5.6 से कम, क्या 5.6 से कम जो वर्षा का पीएच मान होता है उसे हम लोग अम्ल वर्षा कहते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखें, सल्फर के उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? तो सल्फर का उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है ये कोयला दहन है, क्या है? कोयला दहन, तो डी हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में किस अम्ल की मात्रा अम्ल वर्षा में सर्वाधिक होती है? तो H2SO4, इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, भूमंडलीय तापन के कारण समुद्री जल के पीएच मान में निरंतर कमी हो रही, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है कि समुद्री जल द्वारा CO2 का अपेक्षाकृत अधिक उद्ग्रहण है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या विचार करना है? इनमें से कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो पहला है कि ऐसी वर्षा जिसका पीएच मान 5.6 से कम हो वो अम्ल वर्षा कहलाती है। जी हाँ, ये इसको ऊपर ही अभी डिस्कस किए हैं। उसके बाद अम्लीय वर्षा अम्लीय कोहरे और अम्लीय धुंध को सम्मिलित रूप से अम्ल निक्षेप कर कहते हैं। जी हाँ, ये भी हुआ सही। उसके बाद उसके बाद है भारतीय मृदा समान रूप से क्षारीय होने के चलते इस पर अम्ल वर्षा का प्रभाव कम पड़ता है। तो जी हाँ, ये भी होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हेलसिंकी प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ये सल्फर उत्सर्जन से है। किससे? सल्फर उत्सर्जन से। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हेलसिंकी प्रोटोकॉल का संबंध जो हुआ था ये 1983 को हुआ था। कब हुआ था? 1983 को।
उसके बाद आगे देखेंगे, अम्ल वर्षा से होने वाले मानवीय बीमारियों एवं समस्याओं में से सही का चयन कीजिए। तो सही का चयन होगा, ये कैंसर भी हो जाएगा, किडनी समस्या भी हो जाएगा, और पल्मोनरी एम्फीसिया भी हो जाएगा। उसके बाद ब्राकोइट्स भी, श्वसन रोग, यानी कि सब हो जाएगा इसमें से। ठीक है, 1 2 3 4 5 यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, सबसे घातक क्लोरोफ्लोरोकार्बन कौन है जो ओजोन से प्रतिक्रिया कर उसका अपक्षय होगा यहाँ पे। ठीक है, अपक्षय नहीं, यहाँ पे अपक्षय होगा। अपक्षय करता है तो ये करता है CCl2F2 यानी कि क्लोरो, तो इसका हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC हो जाएगा। तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा डी। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो पहला है कि पौधे की पत्तियों पर अम्ल वर्षा गिरने से ट्रांसलेशन की क्रिया मंद पड़ जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। उसके बाद लाइकेन की अम्ल वर्षा का संकेतक माना जाता है। जी हाँ, लाइकेन। और देखिए, लाइकेन से कुछ याद आ रहा है? लाइकेन किससे किससे मिलकर बनता है? एक कवक से और शैवाल से। लाइकेन जो बनता है, एक सेकेंड, लाइकेन जो बनता है ये किससे बनता है? कवक से और शैवाल से। ठीक है, याद है शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और ये दोनों मिलके क्या बनता है? लाइकेन बनता है। ठीक है, समझिए, तो ये ध्यान में रखिएगा। और लाइकेन को ही अम्ल वर्षा का संकेतक माना जाता है और लाइकेन को ही प्रदूषक का भी संकेतक माना जाता है। माना जाता है कि जहाँ लाइकेन ज़्यादा है तो समझिए वहाँ प्रदूषण कम है, और जहाँ लाइकेन का जो है वो क्या करते हैं, वो मुरझा जाता है, सूख जाता है, तो वहाँ पे प्रदूषण ज़्यादा है। तो लाइकेन का ध्यान में रखिएगा। लाइकेन अम्ल वर्षा का भी संकेतक है और लाइकेन जो है ये प्रदूषक का भी है। ठीक है, अगला है, अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल के संगमरमर पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, तो इसका हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे, ओजोन अपक्षय को रोकने हेतु अंतर्राष्ट्रीय संधि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ? ठीक है, तो इसको थोड़ा देखिएगा। देखिए, ओजोन अपक्षय को रोकने हेतु अंतर्राष्ट्रीय संधि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ? तो ये हुआ 1 जनवरी 1989 को। ठीक है, देखिए ध्यान रखिए, 1 जनवरी 1987 को ये बना। 1 जनवरी 1987 को ये बना और ये 1 जनवरी 1989 को ये प्रभावी हुआ। एक सेकेंड, देखिए, ओजोन अपक्षय को रोकने हेतु अंतर्राष्ट्रीय संधि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ? तो कब प्रभावी हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 जनवरी 1989 को ये प्रभावी हुआ। ठीक है, ये लेकिन ये बना कब? तो ये बना 1 जनवरी 1987 को ये बना। उसके बाद इस पे भारत हस्ताक्षर कब किया? तो 1992 में किया। ठीक है, भारत का अगर देखा जाए तो भारत कब इस पे साइन किया? तो 1992 में। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, क्योंकि तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, जो मुख्य क्वेश्चन है उस पर तो डिस्कस करना अनिवार्य है, नहीं तो पता चलेगा याद किए वो नहीं पूछ के कुछ अलग पूछ दिया तो फिर वहाँ फंस जाएंगे। तो डिस्कस करना जरूरी है। अगला प्रश्न देखिए, जैव ऑक्सीजन मार्क जिसको BOD कहते हैं, ठीक है, किसके लिए मानक मापदंड है? तो ये है जलीय पारिस्थितिकी की तंतु के प्रदूषण के मापन के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला है, ध्वनि प्रदूषण के संदर्भ में शांत क्षेत्र के अंतर्गत अस्पताल, शिक्षा संस्थान, न्यायालय आदि के चारों तरफ कितनी दूरी तक का क्षेत्र सम्मिलित है? तो ये 100।
हाँ तो कितना है 100 मीटर, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है, तो ये सीवेज है। क्या है? सीवेज। आगे देखिए निम्नलिखित में कौन सा रेडिएशन सर्वाधिक नुकसानदेह है, तो ये गामा कण। क्या है? गामा कण। आगे देखेंगे निम्नलिखित में कौन द्वितीयक प्रदूषक नहीं है, द्वितीयक प्रदूषक नहीं है तो पहला था पेन और दूसरा हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका क्या होता है? SO2 होता है। ठीक है, SO2। आगे देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा पादप आर्सेनिक को अवशोषित करता है, आर्सेनिक को अवशोषित करता है, तो ये हो जाएगा फर्न। अब देखिए यहाँ पे डिस्कस करना जरूरी है क्योंकि फर्न से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये ए हो जाएगा। पहले इस क्वेश्चन को समझिए, निम्नलिखित में कौन सा पादप आर्सेनिक को अवशोषित करता है, तो ये फर्न करता है। ठीक है, और फर्न से याद है, फर्न जो है ये जलीय पौधा भी है। फर्न क्या है? जलीय पौधा। और बता दें कि जलीय पौधा में कौन क्या पाया जाता है, तो ये एरेनकाइमा पाया जाता है। जलीय पौधा में एरेनकाइमा पाया जाता है। और फर्न जो है ये सजावटी पौधा में भी काम आता है। फर्न जो देखते हैं, जो लड़का का दूल्हा का गाड़ी जो सजता है, इसी पौधा में काम आता है। ठीक है, और ये इसमें ये क्या है? जलीय पौधा। और जलीय पौधा में क्या पाया जाता है? ये एरेनकाइमा पाया जाता है। ठीक है, और ये जो फर्न है ये पत्तों के नीचे विषाणु पाए जाते हैं। ठीक है, तो इतना चीज इससे ध्यान में रखेंगे। आगे देखेंगे निम्नलिखित ईंधनों को उनमें से प्रत्येक के 1 किलोग्राम के ज्वलन द्वारा कारित वायु प्रदूषण के दरम्यान अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा डीजल होगा, पेट्रोल होगा, उसके बाद CNG हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ए हो जाएगा CNG। अच्छा, CNG से याद है CNG का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है डीजल इंजन के कारण होने वाले वायु प्रदूषण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ये हो जाएगा यह निम्न ताप पर कार्बन मोनोऑक्साइड और उच्च ताप पर नाइट्रोजन ऑक्साइड की प्रचुर मात्रा उत्पन्न करता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे किस भारी धातु से प्रदूषित जल को पीने से ब्लैक फुट नामक चर्म रोग होता है, तो ये आर्सेनिक। किस भारी धातु से प्रदूषित जल को पीने से ब्लैक फुट नामक चर्म रोग हो जाता है, तो ये आर्सेनिक से। ठीक है, इसका ए आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक है और ये एक वाहन से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारण करने के पैकेज प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित गैसों में कौन इसके अंतर्गत शामिल है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन भी हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए भारत सरकार ने किस वर्ष स्टैंडर्ड यूरोपीय मानदंडों को भारतीय अनुरूप में अपनाते हुए BS यानी भारत स्टेज की शुरुआत की, तो ये 2000 में शुरुआत की थी। इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन है, तो सिगरेट के धुएं में हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ में नहीं होगा, इसको थोड़ा सा कॉमा यहाँ पे होगा। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न ठोस अपशिष्ट जब मिट्टी एवं भूमिगत जल में पहुंचकर उसे प्रदूषित कर देता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को लीचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लीचिंग। इसका ए हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता है, तो ये ओजोन नहीं करता है, O3, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा ओजोन, O3। आगे देखेंगे 1 अप्रैल 2020 को लागू BS4 मानक फ्यूल में सल्फर की मात्रा कितनी है, तो ये 50 ppm। क्या है? 50 ppm। इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे पारे और नाइट्रेट से प्रदूषित जल के उपयोग से निम्नलिखित में कौन से रोग होते हैं, तो ये मिनी माता तथा ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। पारे तथा नाइट्रेट से संदूषित जल के उपयोग से निम्नलिखित में कौन सा रोग होता है, तो ये मिनी माता तथा
ब्लू बेबी सिंड्रोम, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, एस्बेस्ट धूल, ये किडनी, जी नहीं, यही गलत है। ये फेफड़ा को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? फेफड़ा को। एब्सेस्ट धूल जो होता है ये फेफड़ा को, शीशा मस्तिष्क को, पारा उदर जिसको पेट कहते हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड ये रक्त धराई को। तो पूछ रहा है कौन सा गलत है? तो गलत ये हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्रकाश रासायनिक स्मॉग का मुख्य अवयव है। तो क्या मुख्य अवयव है? तो ओजोन भी हो जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड भी हो जाएगा, फार्मेलिक हाइड्रेट भी हो जाएगा, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट भी हो जाएगा, जिससे हम लोग पेन कहते हैं। परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसका आंसर डी। आगे देखें, किसी जल क्षेत्र में BOD की अधिकता संकेत देती है उसका जल। तो उसका जल जो होगा खनिज प्राप्त कर रहा है। क्या कर रहा है? खनिज प्राप्त कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। यहाँ BOD है। BOD का फुल फॉर्म क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगला देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या विचार करना है? इनमें से कौन सा सही है? पहला है, लंदन के वायु में व्यापक स्मॉग अपकारक स्मॉग है। जी हाँ, ये तो सही है। उसके बाद, लॉस एंजेलस के वायु में व्यापक स्मॉग ऑक्सीकारक प्राकृतिक का है। जी हाँ, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 तथा 2 दोनों सही। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कुछ महत्वपूर्ण प्रदूषक है जो भारत में इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त किए जाते हैं। तो ये मुक्त किए जाते हैं सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, किस प्रदूषक को दूर करने में ग्रीन मफलर उपयोग होता है? तो ग्रीन मफलर का जो प्रयोग होता है ये ध्वनि प्रदूषण में। किस में? ध्वनि प्रदूषण में। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो पहला देखेंगे, यह पशुओं में अनुवांशिक परिवर्तन लाता है। जी हाँ, ये तो सही है। उसके बाद, यह मृदा में जिसको मिट्टी कहते हैं, मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को संतुलित कर देता है। जी नहीं, ये गलत है। उसके बाद, यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा कर देता है। हाँ, ये भी सही है। उसके बाद, यह कैंसर पैदा करता है। ये भी सही, यानी कि 1 सही है। 1, 3, 4, यानी कि सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वच्छ जल को BOD का मान कितना होता है? तो 5 ppm से कम होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखिए, सूक्ष्म जीवों जिसको सजीव भी कहते हैं, ठीक है, सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा स्थल और समुद्र के उन क्षेत्रों का जो पीरकनाशियों तेल और विलायकों द्वारा प्रदूषित हो गए उपचार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये जैविक उपचार, जिसका बायो रिमोडरेशन कहते हैं, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा, जैविक यानी कि सजीव को। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इनमें से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? ठीक है, चलिए पहला है, जल में DO की मात्रा 8 mg प्रति लीटर से कम हो जाती है तो ऐसे जल को संदूषित जल कहा जाता है। जी हाँ, ये सही है। उसके बाद, जल में DO की मात्रा 4 mg प्रति लीटर से कम हो जाती है तो इसे अत्यधिक प्रदूषित कहा जाता है। जी हाँ, यानी कि दोनों का दोनों सही है कथन। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषक
ऑक्सीजन की अपेक्षा अत्यधिक शीघ्रता से रक्त, यहाँ रक्त में नहीं रक्त के हो जाएगा, ठीक है, रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखिए, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है N2O और SO4, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। आगे देखिए, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई जैसे बड़े शहरों में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, तो CO और SO2। इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, वातावरणीय प्रदूषण में लाइकेन किस रूप में महत्वपूर्ण है, तो लाइकेन देखिए जब आएगा इसको इंडिकेट कीजिए। लाइकेन से आपको बताया था ना, लाइकेन ये क्या क्या चीज़ से मिलकर बनता है, कवक से और शैवाल से, ठीक है। तो कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी, शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी। और लाइकेन से क्या बताए थे, लाइकेन क्या बताए थे, लाइकेन जो है ये प्रदूषक का भी सूचक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। लाइकेन क्या है, ये प्रदूषक का भी सूचक है, ठीक है। चलिए, तो आगे ये क्या कह रहा था, लाइकेन किस रूप में महत्वपूर्ण है, तो लाइकेन जो है सल्फर डाइऑक्साइड के सूचक के रूप में भी है। ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में भी सूचक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, वायु प्रदूषक का विश्वसनीय संकेत क्या है, तो ये लाइकेन तथा मॉस। वायु का क्या हो जाएगा, लाइकेन तथा मॉस, ये भी हो जाएगा दोनों, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, वाहित मलजय सीवेज के शुद्धिकरण में क्रियाशील होता है, तो ये जीवाणु होता है। उसके बाद मोटर वाहनों में उत्पन्न प्रदूषक कौन है जो मानसिक रोग पैदा करता है, तो ये PV शीशा। उसके बाद निम्नलिखित गैस को समांतर ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CH4 मीथेन, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CH4 मीथेन, और CH4 से याद रखिएगा मीथेन जो धान के खेत होता है ना, धान के खेत में भी मीथेन पाया जाता है, ठीक है। और धान जो होता है ये दलदलीय क्षेत्र में होता है। उसके बाद NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखिए, मीना माटा रोग उत्पन्न होता है, तो ये होता है पारे से प्रदूषित मछलियों के सेवन से, इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन नगरों में वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है, तो ये स्वचालित वाहन हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, वायुमंडल में फ्लोरोराइड सांद्रता बढ़ने से होता है, तो ये फ्लोरोसिस होता है, क्या होता है, फ्लोरोसिस। आगे देखेंगे, निम्नलिखित वायु प्रदूषक में किसकी उपस्थित वायुमंडलीय प्रदूषण का कारण नहीं हो सकता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर सी होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में मुख्य वायु प्रदूषक कौन है, तो मुख्य जो हो जाएगा ये सी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगरा स्थित विश्व परिषद ताजमहल को मुख्यतः किस गैस से खतरा है, तो ये CO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड से खतरा है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और ताजमहल जो ये संगमरमर से बना हुआ है, ताजमहल ये संगमरमर से, और संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaCO3। देखिए ये एग्जाम में पूछा हुआ है तब बता रहे हैं हम, ठीक है, नहीं तो ऐसे नहीं बता रहे। प्लस H2SO4, H2SO4, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है तब आपको हम बता रहे हैं। अगला प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक खतरनाक वायु प्रदूषक है, तो ये जो है हीमोग्लोबिन में संयोग करती है, ये क्या करती है, हीमोग्लोबिन में संयोग करती है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा।
आगे देखेंगे कौन सा गैस पृथ्वी पर हरित गैस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड देती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे इनमें किस क्रिया से डीडीटी की सांद्रता अगले पोषी स्तर में बढ़ाती है, तो ये जैव आवर्धन में, किस में, जैव आवर्धन में। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र एवं तंत्रिका पेशियों पर हानिकारक असर पड़ता है, तो ये सीसा। सीसा का क्या होता है रासायनिक पीबी। ठीक है। आगे देखेंगे जलाशय में सुपोषण के लिए सबसे प्रभावशाली पदार्थ है, तो कार्बनिक फास्फेट। क्या है, कार्बनिक फास्फेट, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषक श्वास जहर का कार्य करता है तथा उच्च रक्त तथा हृदय रोग के जनक है, तो ये कैडमियम सी, इसको कैडमियम को सी लिखते हैं। ठीक है। सीसा क्या है, मानसिक रोग तथा तंत्रिका रोग। ठीक है, अभी ऊपर ही बताया सीसा क्या है, सीसा मानसिक रोग और तंत्रिका रोग से प्रभावित करता है, और यहाँ पे रक्तचाप और हृदय रोग। क्या है, रक्तचाप और हृदय रोग, ये कैडमियम यानी कि सी से होता है। अगला प्रश्न गंगा जल में सबको प्रभावित करने पर क्या होता है, तो ये बीओडी में वृद्धि होता है। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे लोहे के खानों में काम करने वाले मजदूरों में श्वसन व्याधि लौह सकित्मता होने का क्या कारण है, तो ये सिलिका। क्या है, सिलिका, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। और ध्यान में रखिए इससे लौह सकित्मता, इससे फेफड़ा प्रभावित होता है। क्या होता है, फेफड़ा प्रभावित होगा। उसके बाद अगला प्रश्न अधिक समय तक बार बार विकिरणों के प्रभाव से होता है, तो ये रक्त कैंसर, जिसको ब्लड कैंसर कहते हैं, इसका आंसर सी होगा। आगे देखेंगे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण मुख्यतः हुआ है, तो ये जीवों के श्वसन से, किसके, जीवों के श्वसन से, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे साधारणतः कितने तीव्रता की ध्वनि मानव सहन करता है, तो ये 80 से 90 डेसिबल, इससे ज़्यादा नहीं सहन कर सकता है। ठीक है। उसके बाद अम्ल वर्षा के कारण ताजमहल का संगमरमर का क्षरण होते जा रहा है, जिससे मार्बल कैंसर की संज्ञा दी गई है। ताजमहल में मार्बल कैंसर हेतु प्रमुख रूप से जिम्मेदार कौन है, तो ये मथुरा तेल शोधन कारखानों से निकला वायु प्रदूषण, इसको अब बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक वायु प्रदूषक है, तो ये ज्वालामुखी से निकली गैस, परागकण और धूलकण, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे सूर्य की किरणें में उपलब्ध पराबैंगनी विकिरणों से जीवों की रक्षा करता है, तो ये ओजोन परत रक्षा करता है। अगला प्रश्न है जल प्रदूषण को मापने हेतु बेहतर विकल्प निम्नलिखित में कौन है, तो ये COD है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखिए पराबैंगनी विकिरणों के प्रभाव से मनुष्य में कौन सी बीमारियां होती है, तो ये मोतियाबिंद और त्वचा का कैंसर भी होता है, यानी कि बी और सी हो जाएगा। आगे देखिए नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है, तो ये O2 की घुली मात्रा में, इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे यदि जल प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो इसके क्या दुष्प्रभाव देखने मिलेंगे, तो इससे जल सिंचाई की योग भी नहीं रह जाएगा, जल का BOD मान बढ़ जाएगा और जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अपर्याप्त हो जाएंगे, और इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। ठीक है, बस थोड़ा सा और है, 50 क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी गैस की अधिक मात्रा वायु को प्रदूषित नहीं करती है, तो ये O2 नहीं करती है, ऑक्सीजन तो जरूरी है। उसके बाद अगला प्रश्न प्रकाश रासायनिक स्मॉग इस
आम क्रिया का परिणाम है। तो ये सूर्य के प्रकाश में उपस्थित में CO और O2 तथा परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, जिसको पेन कहते हैं, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन एक वाहन प्रदूषक का भाग नहीं है? तो ये H2 यानी कि हाइड्रोजन नहीं है, इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, जल प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम 1974 में अंतिम बार किस वर्ष संशोधन किया गया? तो 2003 में किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे देखेंगे, ऊर्जा के निम्नलिखित रूपों में कौन पर्यावरण प्रदूषण हेतु जिम्मेदार नहीं है? तो सौर नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान तथा अनुसंधान प्रणाली सर्फर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला, यह प्रणाली भारत में महानगरों के प्रदूषण स्तर और वायु गुणवत्ता मापने हेतु शुरू किया गया है। जी हाँ, ये तो सही है। उसके बाद इसकी स्थापना 2002 में की गई और इसका संचालन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड करता है, ये भी सही है। उसके बाद यह एक राष्ट्रीय पहल है जिसका उद्देश्य नागरिकों को मौसम पूर्वानुमान के अतिरिक्त वायु प्रदूषण की भी जानकारी उपलब्ध कराना है। जी हाँ, ये भी सही, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? तो ये जेट उड़ान, इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, पर्यावरण मंत्रालय ने 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसके तहत किस वर्ष तक प्रदूषणकारी PM10 तथा PM2.5 कणों को 20 से 30% तक घटाने का लक्ष्य रखा गया? तो ये 2024। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये नागपुर में स्थित है। उसके बाद मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाता है? तो ये परजैविक कहलाता है। उसके बाद वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 में किस वर्ष शोर अधिनियम प्रदूषण को भी शामिल किया गया? तो 1987 को किया गया। उसके बाद भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप हो सकता है? तो ध्रुवीय हिमटोप के पिघलने से समुद्र तल में वृद्धि, ये हो सकता है। उसके बाद समुद्र तट रेखा में परिवर्तन, ये भी हो सकता है। उसके बाद फसल के स्वरूप में परिवर्तन, ये भी हो सकता है। उपयुक्त सभी डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, मोटर वाहनों से निकलने वाली प्रदूषण गैसों को हानि रहित उत्पाद में बदलने हेतु किसका उपयोग किया गया है? तो ये कैटेलिटिक कन्वर्टर का, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इससे क्या विचार करना है? इनमें से कौन सा सही है? तो पहला है, अंटार्कटिका के ऊपर सालाना बनाने वाला ओजोन छिद्र 24 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक फैल गया था। जी हाँ, ये सही है। उसके बाद 6 जनवरी 2021 को विश्व मौसम संगठन रिपोर्ट के अनुसार अंटार्कटिका ओजोन छिद्र बंद हो गया। जी हाँ, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। आगे देखेंगे, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये प्रकाश रसायनक धुआं के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा आंसर, प्रकाशक रसायनक धुआं के कारण। अगला प्रश्न देखेंगे, किस विषैली गैस के कारण वायु में भूरे रंग का धुंध बनता है? तो ये NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण। इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, पराध्वनिक जेट विमान प्रदूषण पैदा करता है पतला करके, तो ये O3 परत को, यानी कि ओजोन परत को, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है? तो वाहित मल है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा।
आगे देखेंगे फ्लाई ऐश कण का निर्माण किससे होता है, तो ये होता है एल्युमिनियम सिलिकेट से भी होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड से और कैल्शियम ऑक्साइड से, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि ई अपशिष्ट के दो देशों के बीच हस्तांतरण का प्रतिबंधित करती है, तो ये बेसेल कन्वेंशन, इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे पेरोक्सी स्टाइल नाइट्रेट जिसको पेन कहते हैं किस प्रकार का प्रदूषक है, तो ये द्वितीयक प्रदूषक है। क्या है, द्वितीयक प्रदूषक, इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है, तो ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, इसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायो फिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा घोंघा प्रयुक्त किया जाता है, तो ये कैडमियम, इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे CO2 उत्सर्जन करने वाला ऊर्जा स्रोतों पर सर्वप्रथम किस देश ने कार्बन कर लाया था, तो ये न्यूजीलैंड ने लाया था, इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुसफुस कैंसर से अधिक मरने वाला रोग है, तो ये वातस्फीत अस्थमा रोग। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखें कार्बन युक्त रासायनिक अवयवों को अनिश्चित अवधि के लिए भंडारित करने वाला प्राकृतिक या कृत्रिम साधन क्या कहलाता है, तो ये कार्बन सिंक कहलाता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग में होता है, तो ये मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में कौन कार्बन सिंक की भूमिका निभाता है, तो ये वन भी निभाता है और महासागर भी और मिट्टी भी, यानी कि इनमें से सभी होगा, इसका आंसर डी होगा। अगला प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है, तो ये ग्रीन पीस कर रही है, इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे सीन गैस मिश्रण है, ये हाइड्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे भूमिगत जल के प्रभाव के साथ नीचे की ओर बहने वाली प्रदूषकों को क्या कहते हैं, तो इसको निच्छालक कहते हैं। क्या कहते हैं, निच्छालक, इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या विचार करना, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला है जल का तापमान बढ़ने से पानी में DO की मात्रा कम हो जाती है, जी हाँ, ये तो सही है पहला। उसके बाद दाब और लवणता को DO से कोई संबंध नहीं है, जी गलत, ये गलत है, संबंध है, तो इसका हो जाएगा केवल और केवल एक सही। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा भारत के कुछ भागों में ये पानी यहाँ पे काट दीजिए, भागों में जल के प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं आर्सेनिक पाए जाते हैं और फ्लोराइड पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 1 तथा 3। ठीक है, आगे देखेंगे ऑयल जैम्पिंग एक जैव उपचार है जिससे बैक्टीरिया का उपयोग कर तेल अधिप्लव को नियंत्रित किया जाता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे जलाशयों के प्रदूषक का सर्वाधिक समान स्रोत है, तो ये घरेलू वाहित मल, इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे लाइकेंस समांतर शहरों में नहीं उगाते हैं जहां SO2 प्रदूषण के कारण है, ये आपको हम पहले भी बताए थे, इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखिए विभिन्न प्रकार के धूलकण तथा उनसे होने वाले रोग के जोड़ों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो ये सिलिका। ठीक है, ये जो होता है ये सिलिकोसिस होता है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे कारपेट तापरोधक फोम यादी से निकलने वाले किस प्रदूषक से आंख एवं नाक में जलन एवं एलर्जी उत्पन्न होता है, तो ये फॉर्मल्डिहाइड
फॉर्मल्डिहाइड, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, कोयला खदानों में काम करने वाले कर्मचारी को निम्नलिखित में से किस प्रकार का श्वास विकार हो जाता है? तो ये निम्नोकोयसिस, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जो कोयला खदानों में काम करेगा उसको नियोकोयोसिस हो जाएगा, और एब्सेस्टोसिस जो होता है, ये बी नंबर है, एस्बेस्टोसिस, ये एस्बेस्टस रोग से होता है, ठीक है, ये होता है एस्बेस्टस रोग से। और उसके बाद सिलिकोसिस है, ये चीनी मिट्टी में काम करेगा, उसको ये रोग हो जाएगा। उसके बाद बाइसिनियोसिस, ये कपड़ा मिल में ये बीमारी होता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये सिलिकोसिस जो है ये कांच मिट्टी में होता है, कांच चीनी मिट्टी में जो काम करता है उसको ये बीमारी होगा। उसके बाद जो कपड़ा मिल में काम करेगा उसको ये बीमारी हो जाएगा, ठीक है। और जो एब्सेस्टस जो होगा उसको ये एब्सेस्टोसिस रोग हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, जैव निम्नीय कणीय प्रदूषक किस प्रकार के होते हैं? तो ये कणीय भी होते हैं, तरल भी होते हैं, गैसीय भी होते हैं, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, श्वसन संबंधित विकास बायोसिनिल, ठीक है, श्वसन संबंधित बायोसिनोसिस से प्रभावित, ये आपको हम अभी बताएं, बायोसिनिस जो होगा ये कपड़ा मिल में काम करने वाले के, ठीक है। चीनी मिट्टी और कांच उद्योग में काम करने वाले को क्या बताए थे आपको? सिलिकोसिस, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, पीने युक्त स्वच्छ जल में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता होनी चाहिए? तो ये जल पारदर्शी यानी कि रंगीन तथा गंधहीन हो, ठीक है। उसके बाद जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुला हो, जल हानिकारक रसायनों एवं जीवाणुओं से मुक्त हो, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, डी आंसर। आगे देखेंगे, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, तो ये संघनन खेती तथा बहाव के लिए उचित नालियां बनाकर, ढलवा स्थानों पर सीढ़ी नुमा खेत बनाकर, वृक्षारोपण तथा घास उगाकर, यानी कि इनमें से सभी, डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सिगरेट के धुएं में कौन सी मुख्य गैस निकलती है जो स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, कोणीय तत्व PM10 और PM2.5 क्या है? तो ये वायु प्रदूषक है, क्या है? वायु प्रदूषक। आगे देखें, अम्ल वर्षा होती है तो ये कोयला जलाने से, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, सुपोषण निम्नलिखित में किसके कारण होता है? तो ये होता है नाइट्रस एवं फास्फेट से होता है सुपोषण, सॉरी, ठीक है। अगला देखेंगे, ये इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, वह पराक्रम जिससे जल के पोषण की प्रचुरता के कारण एक या कुछ जीवों में अत्यधिक वृद्धि का होना तथा साथ ही जाति विविधता में कमी क्या कहलाती है? तो ये सुपोषण कहलाती है। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर लें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वैसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो दोस्त ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का नोट्स तो ले लिए बट उनका क्लास नहीं ले पाए हैं, ठीक है। चलिए, तो ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।